तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भिन्नता। अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका जो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वो होता है भिन्नता। अगर हम लोग एक समाज में रहते हैं तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं। तो और अगर हम लोग पर्टिकुलरली हिंदूज़ में बात करें या मुस्लिम से बात करें तो इनकी पर्टिकुलरली कास्टेड्स होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक समाज में काफ़ी अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो हम लोग अब इंडियन समाज के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे कई सारी डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि अगर हम लोग जाति के बेसिस पे देखें तो अलग बेसिस में मिलती हैं। अगर मतलब लोकल लेवल पे बात करें तो अगर हम लोग बड़े लेवल पे बात करें तो धर्मों के नाम पे वैरायटीज़ मिलती हैं, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में इतने ज़्यादा क्रिश्चियंस वगैरह नहीं होते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलरली सिख और मुस्लिम एंड हिंदूज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब जब इतनी सारी जब भिन्नताएं हैं तो हम लोग का मोटिव भी रहता है कि ये पढ़ने का कि भैया हम लोग डाइवर्सिटी समझें कि अगर हम लोग एक समाज में रह रहे हैं तो समाज में कितने अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं। जैसे ये 3 लोग हैं, अब तीनों की हैबिट्स अलग होंगी, क्वालिटीज़ अलग होंगी। किसी के कुछ रिचुअल्स होंगे, किसी का कुछ खाने का तरीका होगा, किसी के कुछ अपने नियम्स होंगे, कानून होंगे, कायदे होंगे। जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ जैसे हिंदूज़ और मुस्लिम्स की, तो इनके जो मैरिजेस के लॉ पहले के समय में अगर बात करूँ तो जैसे हिंदूज़ में तो एक ही शादी एडवाइज है, और अगर मुस्लिम की बात करूँ तो मुस्लिम में हम लोग कई शादी कर सकते थे अगर पुराने लॉज के अकॉर्डिंग कहा जाए तो हम लोग देखते हैं। पर जब हम लोग एक साथ रहना होता है तो हमें क्या सीखना होता है? कोऑर्डिनेशन सीखना होता है आपस में, कि हम लोग एक साथ रह कह सकते हैं। तो बस हम इसी चैप्टर में यही समझेंगे डाइवर्सिटी, कि हमारे पूरे इंडिया में डाइवर्सिटी किस प्रकार डिवाइडेड है और किस किस बेसिस पे डाइवर्सिटीज़ कह सकते हैं, जैसे कि कल्चर के बेसिस पे, जियोग्राफिकल बेसिस पे, या किसी के धर्म रिलीजन बेसिस पे। तो इसको हम लोग फर्दर समझेंगे आगे। तो हम लोग का जो ये चैप्टर रहेगा इन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। तो हम लोग डाइवर्सिटी को समझेंगे कैसे। तो फिर पहले हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज डाइवर्सिटी। तो आखिरकार डाइवर्सिटी है क्या वैसे। दूसरा पढ़ेंगे व्हाई इज डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट। तो जो डाइवर्सिटी है वो ज़रूरी क्यों है किसी भी सोसाइटी के लिए। तीसरा पढ़ेंगे वेयर डू वी सी डाइवर्सिटी अराउंड अस। तो जो लोग हम लोग अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग ये इस अपनी सोसाइटी में इसे देखते कहाँ कहाँ है डाइवर्सिटी को। तो हम लोग इसी पैटर्न में अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ये क्या करता है? इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम वेरियस कल्चर एंड रिलीजियस इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। अगर हम लोग कभी भी अगर हम लोग देखें कोई जो बड़ी कंपनीज के ऑफिस होते हैं तो वहाँ पे कोई जाति तो वगैरह पूछ के आता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स प्रेजेंस ऑफ पीपल, किसी भी जगह पे, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में, मतलब एक किसी ग्रुप में अलग अलग प्रकार के लोग होना, और क्या अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग धर्म के लोगों का होना एक ग्रुप के अंदर। तो ये क्या दिखाता है? डाइवर्सिटी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऑफिस की, स्कूल्स की, तो क्या देखते हैं हम लोग के अगर हम लोग ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं भी अगर पढ़ाऊँ तो मेरे तो क्लास में सभी हिंदू हों या सभी मुस्लिम हों। तो काफ़ी अलग अलग वैरायटी के धर्म के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। तो उसकी अगर बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल दूँ इसका, क्या होगा? और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग रिलीजन या कल्चर के लोग रहते हैं वो क्या होता है? ऑफिस। अगर हम लोग बड़े बड़े अपने पेरेंट्स के, आप लोग देखते होंगे जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं तो उनके जो लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो उनके ग्रुप में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कभी ऐसा तो होता नहीं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हों। उनके ऑफिस में भी कई वैरायटी के लोग रहते हैं, जैसे कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई इस जाति का होगा, कोई इस जाति का होगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं वेरीफाई। तो अगर हम लोग इसके अगले टॉपिक की बात करें तो जैसे कि अगला टॉपिक क्या है? व्हाई इज़ डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट। तो जो डाइवर्सिटी है वो हम लोग के लिए ज़रूरी क्यों है? तो ये हमें क्या कराती है? मेक अस मोर टॉलरेंट।
तो ये हमें क्या कराती है, अगर हम लोग अलग अलग वैरायटी के लोगों के बीच में रहेंगे तो क्या होगा कि हम लोग चीज़ों को सहना सीखेंगे, कि मतलब कि इग्नोर करना सीखेंगे, कि अगर कोई कुछ फालतू में बोल रहा है तो इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि यही एक बेस्ट ऑप्शन होता है लाइफ में इंसान के पास। और अगली अगली चीज़ क्या सीखेंगे, टीच द वैल्यू ऑफ यूनिटी एडजस्टिंग टू एडवर्स सिचुएशन। तो अगर अगर हम लोग अगर आप लोग कभी ट्रैवलिंग किया हो तो आपने देखा होगा कि आप लोग कई बार बसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो उसमें अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं। तो अगर अगर आप लोग एक डाइवर्स कम्युनिटी में रहते हैं तो आपको क्या एडजस्ट करने की आदत पड़ जाएगी। तो ये इससे ये होगा ये कि हम किसी भी सिचुएशन में पड़ जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बेकार सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ रहें। तो जैसे उनके कुछ लॉस होते हैं तो हम लोग उनको फॉलो कर लें। तो सेकुलरिज्म वाली बात हो गई कि हम लोग के एक क्या एक सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखेंगे, इससे कि अगर अगर हमने स्टार्टिंग से डाइवर्सिटी फेस की है तो हमें आगे चले कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट भी होते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले से एडजस्ट करना आता है। तो डाइवर्सिटी इसलिए ज़रूरी है। तीसरा क्या है, ऐड वैल्यूज़ एंड न्यूअर एक्सपीरियंस टू आवर लाइफ्स। तो भैया ये हमारे जीवन में क्या देता है, हमें नया नया एक्सपीरियंस देता है, कि अगर हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं या नए नए प्रकार के लोगों से मिलते हैं तो हमें उनके बारे में, उनकी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या है, उनकी जो समाज है उसमें क्या होता है, उसमें खाना पीना। जैसे अगर एक हिंदू है तो अगर ऐसा तो है नहीं कि सभी हिंदू बिरयानी नहीं खाते हो, या सभी मुस्लिम जो सभी मुस्लिम हैं वो दाल चपाती नहीं खाते हो। तो अगर हम लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ में रहते हैं तो हमारे जो कल्चर हैं वो एक्सचेंज होते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, नया एक्सपीरियंस मिलता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में, हमारी लैंग्वेजेस के बारे में। तो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है जब हम दो कल्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनके लोग। तो अब हम लोग जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इन अ ग्रुप। तो ये मतलब जो डाइवर्सिटी हो सकती है वो किस लेवल पे हो सकती है और किन किन चीज़ों में हो सकती है। तो डाइवर्सिटी इन स्किल, तो डाइवर्सिटी इन स्किल की बात करें तो जो हमारे जो डाइवर्सिटी स्किल्स की बात करें तो जैसे कि हमारी जो हम लोग स्किल सीखते हैं, जैसे कि कोई जैसे ड्राइंग अच्छी कर लेता है, कोई राइटिंग अच्छी कर लेता है, तो ये सब क्या होती हैं, स्किल्स होती हैं जो हमें एक्वायर करते हैं। तो कोई हम लोग एग्जांपल लें, जैसे ये एक लड़का है, मैं अगर क्लास में पढ़ाता हूँ तो इसकी क्या है, राइटिंग अच्छी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बातें बहुत ज़्यादा बनाता है। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या है, डाइवर्सिटीज़ है इनकी क्वालिटी स्किल्स को लेके। जैसे इसकी स्किल क्या है, ड्राइंग करना, इसकी स्किल क्या है, राइटिंग करना। अगर ये ड्राइंग अच्छी नहीं कर पाता और ये राइटिंग अच्छी नहीं कर पाता तो हम लोगों ने क्या देखा, तो पर ये लोग रहते तो साथ में है ना, तो हम लोगों ने डाइवर्सिटी इस फॉर्म में देखी कि भैया कि ये से ड्राइंग बनाना आता है और इसको राइटिंग अच्छी करनी आती है। अगर हम लोग अगली बात करें, अगला ये एग्जांपल लें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, डाइवर्सिटी इन रिलीजन। तो अगर हम लोग इसको बात करें कि जो रिलीजन है उसमें डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है। जैसे अगर हम लोग अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इवन कि वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज हैं सभी के अगर बात करें तो सभी धर्म अप्रॉक्सीमेटली यहाँ रहते हैं। जैसे कि क्या हुए, क्रिश्चियंस हुए यहाँ पे, हिंदूस हुए, सिख्स हुए, या फिर और क्या मुस्लिम्स हुए, या ज्यूडिज्म वाले हुए, ज्यूस हुए। तो सभी प्रकार के लोग हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी धर्म के लोग हैं दुनिया में सभी एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर किसी भी चीज़ की अगर मोनोपोली अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ में, अगर गवर्नमेंट की बात करें या किसी भी चाहे लाइफ में, तो किसी भी अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। तो इसलिए डाइवर्सिटी होना इंपॉर्टेंट है, और ये बात रिलीजन के लिए भी लागू होती है। अगर एक रिलीजन, जैसे कि अगर मैं पुराने समय की बात करूं, जैसे कि अगर आप लोग 11th-12th में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो हिंदुइज्म है वो डिफ़ॉल्ट मतलब ख़राब हो रहा था धीमे धीमे। तो इस वजह से जो उसकी प्रैक्टिसेस थी वो ख़राब हो रही थी धीमे धीमे। तो जो उसकी वजह से जो नए रिलीजन थे जैसे कि बुद्धिज़्म हुए और जैनिज़्म हुआ तो वो राइज़ हुए, क्योंकि काफ़ी लोगों को हिंदुइज्म की जो फैक्टर्स थे वो पता नहीं थे। जैसे कि आधे से ज़्यादा लोगों को संस्कृत आती ही नहीं थी। तो जो नए रिलीजन इमर्ज हुए जैसे कि क्या जैनिज़्म या बुद्धिज़्म, तो इन्होंने क्या किया, जो आम लोगों की भाषा थी उसमें प्रोपोगेट किए अपने मैसेज, तो जो वो मास पॉपुलेशन तक पहुंच पाए जिसके के थ्रू। तो अगर हम लोग बात करें डाइवर्सिटी इन कल्चर, तो कल्चर क्या होता है, जब किसी प्रकार के लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उनकी जीवन शैली
उसी को हम लोग कल्चर कह देते हैं, या वो कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं, तो वो सब उनका कल्चर होता है। तो एक सोसाइटी के अंदर कल्चर डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग कहें कि हम लोग अगर इंडिया में रहते हैं, तो अगर हम लोग इंडिया में देखेंगे कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि केरला साइड अलग बोली जाती है, मुंबई तरफ अलग बोली जाती है, जैसे मराठी यूपी में अलग बोली जाती है, या एमपी में अलग बोली जाती है। तो मैं अगर एमपी की बात करूं, तो मैं काफ़ी बार कई अलग अलग स्टेट्स में घूमा हुआ हूं। तो मैंने देखा है कि जैसे कि अगर मैं 50 किलोमीटर की बात करूं, तो 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर लोगों की भाषा इतनी चेंज हो जाती है, जैसे कि मैंने देखा है कि उनके वोकल का तरीका बहुत अलग हो जाता है। जैसे कि ग्वालियर की साइड चले जाओ, तो उनकी बोली काफ़ी मीठी लगती है। तो वो एक लोग की बोली मीठी नहीं लगती है, तो वहाँ के सभी लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो उनकी सभी की बोली वैसी हो जाती है। तो जो कल्चर होता है वो अलग अलग तरीके से फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसे सिनेमा हुआ, या लैंग्वेज हुई, या कल्चर हुआ, या आर्ट हुआ। तो उनको उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, तो जियो का मतलब होता है लैंड, और लैंड की डाइवर्सिटी, जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैरायटी के लैंड फॉर्म देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ऊपर की तरफ निकल जाएं, इंडिया में शिमला वगैरह की तरफ निकल जाएं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कितनी ज़्यादा ठंड रहती है। या साउथ में निकल जाएँ, या केरला या तमिलनाडु साइड निकल जाएँ, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ अगर हम लोग सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई बात करूँ, तो अगर मैं यूपी या नॉर्दर्न एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ना ठंड रहती है। यहाँ पे अप्रॉक्स हम सभी सीज़न को एंजॉय कर पाते हैं, जैसे कि रेनी सीज़न हुआ, या ठंड का मौसम हुआ, गर्मी का मौसम हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग सभी मौसम अप्रॉक्सीमेटली एंजॉय करते ही करते हैं। तो हम लोग को काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है इसका भी। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो हम लोग इंडिया की डाइवर्सिटी है, अगर उसकी बात करेंगे, तो जो इंडिया है उसकी डाइवर्सिटी के पीछे रीज़न क्या है। अगर हम लोग इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करें, तो हम लोग इंडिया में देखते हैं कि जो मैंने जैसे पहले बताया था कि जियोग्राफिकल फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूँ, तो यूपी की बात करूँ या मुंबई की बात करूँ, तो यहाँ के जो क्लाइमेट है, वहाँ के जो अगर क्लाइमेट है, वहाँ पे यहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो ज़मीन और आसमान का अंतर है। या फिर साउथ की बात करूँ, या फिर ऊपर शिमला साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जब क्लाइमेट अलग होगा, तो इनका जो खान पान है, कपड़े का तरीका, कपड़े का पहनने का तरीका है, बोलने की भाषा है, तो ये सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो ये भी एक रीज़न है इंडिया में डाइवर्सिटी का, क्योंकि जो जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। कि अगर गर्मी की जगह पे अगर आप वो ठंडे कपड़े पहनेंगे, गर्मी वाली जगह पे ठंडी जगह वाले कपड़े पहनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि तो यहाँ पे जो यहाँ की क्लॉथिंग स्टाइल हुई और वहाँ की क्लॉथिंग स्टाइल हुई, उसमें अंतर ज़रूर आएगा। तो ये डाइवर्सिटी का एक मेन रीज़न है इंडिया में। और दूसरा क्या है, पीपल माइग्रेटेड टू न्यू प्लेसेस फॉर हैबिटेट एंड ट्रेड दैट लीड टू इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। अगर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुँच जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग नए एक छोटे शहर से लेके बड़े शहर पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो और लोग पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए जाते हैं, और किसके लिए जाते हैं, ट्रेड के लिए जाते हैं। कैसे कि कई लोग अपने व्यापार के चक्कर में चले जाते हैं कि जो उन्हें कुछ बिजनेस या जॉब करनी होती है, इस वजह से माइग्रेट हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये भी एक रीज़न था। जैसे कि मैं गुड़गांव की बात करूँ, तो काफ़ी सारे, जैसे बिहार के, अगर मैं बिहार की बात करूँ, तो बिहार के लोग भी काफ़ी सारे जो बिहार के लोग होते हैं, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या सप्लाई करते हैं। जो बिहार के लोग होते हैं, वो लेबर सप्लाई करते हैं पूरे इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया। तो जो बिहार के लोग हैं, वो किस लिए जाते हैं, अपनी जॉब के लिए। ये इसके लिए जॉब के लिए पूरे इंडिया भर में। अगर आप लोग कोरोना की बात करें, तो कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कितने हर स्टेट के अंदर जो बिहारी थे, वो मतलब बिहार के लोग थे, वो वहाँ पे थे, और उन्हें वापस आने में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आप लोगों ने देखा कि लोग किस लिए जाते हैं, जॉब के लिए या अपनी स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए। और जो तीसरा रीज़न ये है कि कुछ लोग अपने घर खो देते हैं, इस वजह से उन्हें नई जगह जाना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ की बात करूं, या इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे की बात करूं, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि भैया आपको डिसाइड करना था कि आप इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। तो इस वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। कई लोग इंडिया से, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए। तो ये उनकी अपनी चॉइसेस थी। तो और क्या होता है, जो युद्ध होते हैं या फिर कुछ सूखा पड़ जाए, अगर यहाँ पे अगर मैं अपने किसी
स्टेट की बात करूँ, जैसे मान चलिए एक पर्टिकुलर एरिया में भुखमरी मतलब सूखा पड़ गया, वहाँ पे फसल की मात्रा बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो सामान है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। या फिर पानी जब वहाँ पे अलाउड पीने लायक पानी भी नहीं होगा, तो वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंसान का सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जियोग्राफिकल फैक्टर्स की कि डाइवर्सिटी में इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे लद्दाख की और केरला के बीच में कंपैरिजन करके बताएंगे कि भैया कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे कैसे वेरी करती है। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो ऐसा करके मैप बनाऊं तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया में कितनी डाइवर्सिफाई है, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, लद्दाख की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कोल्ड रहता है। अगर मैं साउथ की बात करूँ, साउथ इंडिया की, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या रहता है, हॉट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जियोग्राफिकल फैक्टर की बात करेंगे कि कैसे कैसे डिफ़र करता है। तो भैया जो लद्दाख है, इसकी लोकेशन क्या है, ये जम्मू कश्मीर इसका पार्ट है। इस साइड पे इस एरिया में क्या है, लद्दाख है हमारा। यहाँ पे वेजिटेशन क्या होती है, तो यहाँ पे भैया कोई वेजिटेशन होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम मात्रा में क्या होती है, बहुत कम मात्रा में रेन बरसती है, और बरसती भी है तो क्या बर्फ़ गिरती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो वेजिटेशन का तो भूल जाइए। यहाँ पे मेजर रिलीजन क्या है, यहाँ पे बुद्धिज़्म, इस्लाम। बुद्धिज़्म मतलब बुद्ध, गौतम बुद्ध का रिलीजन, और इस्लाम मतलब इस्लाम। तो यहाँ पे दो रिलीजन डोमिनेट करते हैं, वो है बुद्धिज़्म और इस्लाम। और लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है क्या, लद्दाखी, और क्या टिबेटियन, और उर्दू, और बल्टी बोली जाती है यहाँ पे। तो आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो लद्दाख है जी, लद्दाख के एरिया में क्या, हमें लद्दाख के एरिया में जीआई टैग मिला है किसका, पशमानी सॉल्स का होता है। तो जीआई टैग वो होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में कोई प्रोडक्ट बनता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली नहीं, मतलब इंडिया के लेवल पे। तो अगर कोई उसे अगर और कोई भी उसको बेचने की कोशिश करेगा तो उसको जेल भी हो सकती है, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग केरला की बात करें, तो अगर मैं इंडिया का मैप फिर से वो गंदा सा मैप बनाऊँ, तो ये अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ, तो जो नीचे का साउथ वेस्ट कॉर्नर है ये इंडिया का, तो यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है, तो ये फर्टाइल लैंड्स होती हैं, और क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। तो ये अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया में जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो राइस की कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ की जो केरला साइड की जो लैंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये राइस की कल्टीवेशन यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो मेजर रिलीजन्स हैं वो क्या है, जूडिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो ये सारे यहाँ पे रिलीजन यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। और लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है मलयालम एंड इंग्लिश। सॉरी, मैंने इंग्लैंड लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोली जाती है, इंग्लिश। तो अगर आपको पता हो तो जो केरला साइड में साउथ इंडिया में जो हिंदी है उससे बहुत ज़्यादा हिट मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं पार्टीशन की बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया में जो पार्टीशन हो रहा था, तो बात ये चल रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड होने थे, पर ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई थी। इस वजह से यहाँ के जो लोग होते हैं वो, अगर कोई हिंदी इनके सामने बोलता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हिंदी के लोगों को पसंद नहीं किया जाता है, जो हिंदी बोलते हैं नॉर्थन पीपल्स को यहाँ पसंद नहीं किया जाता है, जो हमें करंट फैक्टर्स में सुनने को मिलता है न्यूज़ में। तो अगर हम लोग इसको आगे फर्दर समझें तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो केरला है वो केरला और लद्दाख हमें क्या दिखाता है, बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके दिखाता है कि भैया इंडिया में कितनी एक्सट्रीम सिचुएशन है। जैसे अगर केरला की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीमली गर्मी होती है, अगर लद्दाख की बात करें तो एक्सट्रीमली ठंड होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो एरियाज हैं, जो लैंड्स हैं, वो कितना डाइवर्सिफाई कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसकी बात करें, कंसीडर अ गुड ट्रेड राउट ड्यू टू मैनी माउंटेन पासेस द रिलीजन अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम द तिब्बत हु ब्रॉट बुद्धिज्म टू लद्दाख। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो यहाँ पे जो माउंटेन पासेस थे, तो यहाँ से जो तिब्बत के लिए रूट निकली, तो यहाँ पे जो तिब्बत के लोग थे वो आए और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म फैला दिया।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में। और वो अपने साथ जब एक हम लोग वही जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि जब एक पर्सन इंडिविजुअल एक नए कल्चर में जाके मिलता है तो वो कुछ ये लेता है और कुछ ये देता भी है। तो वो जो लद्दाख से लोग, तिब्बत से लोग आए, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी उन्हें और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ले गए। ऐसे ही अगर हम लोग केरला की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ सी राउट ट्रेडर्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप अट्रैक्ट ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रिलीजन। तो अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी का मेन रीज़न था वो था क्या, एडवेंट जो बाहर से यूरोपियंस या फिर अगर हम लोग इन्वेडर्स की बात करें तो उनकी वजह से भी काफ़ी यहाँ पे रिलीजन में चेंजमेंट आई है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इस्लाम की बात करें तो इस्लाम कब से आया, तो 17 AD में इस्लाम आ गया था यहाँ पे, क्योंकि जो बिन कासिम वगैरह लोग थे तो वहाँ पे इन्वेट करने लगे थे इंडिया में। तो उसकी वजह से इंडिया में इस्लाम वगैरह आया और काफ़ी सारे रिलीजन आए। जैसे यहाँ पे क्रिश्चियन ब्रिटिश आए तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ले आए। तो अलग अलग रिलीजन है, तो उन जब किसी भी एरिया में पर्टिकुलर जब किसी की एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो वो एक राजा वही चाहेगा कि जो उसका धर्म हो उसी के, जब उसका धर्म हो उसी के लोगों का भी वही धर्म हो। तो जितने भी यहाँ पे क्या रूलर्स आए या फिर हमारे इन्वेडर्स आए तो उन्होंने हमें क्या दिया, रिलीजन्स दिए, अपने फोर्सफुल मतलब क्या दिए, रिलीजन दिया है। अलग अलग लोगों ने आके अलग अलग रीजन दिया है। तो यहाँ पे केरला साइड में क्या होता है कि यहाँ पे ये समुद्र से किनारे जगह है। तो यहाँ पे अगर एक आपकी लोकली एक क्वेश्चन है कि जो पहली बार इंडिया का यूरोप से कनेक्शन सी रूट किसने फाउंड किया था, अगर आप लोगों को पता हो तो वास्को डिगामा ने किया था। तो जब वास्को डिगामा अलग कंट्री से आए थे तो वहाँ पे आके इंडिया में कि तो उन्होंने डाइवर्सिफाई कल्चर देखा था कि नहीं देखा था, आप लोग क्या लगता है? तो यही बात होती है। तो जब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग समझते हैं कि अगर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज तो पर्टिकुलर एरिया में कैसे अफेक्ट करती हैं, तो हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द रिलीजन के उस मतलब स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर रिलीजन है तो वो उसकी हिस्ट्री क्या रही है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कई सारे रिलीजन्स आए और चले गए, पर जो हिंदुज़म, जो आर्यंस का जो कोर, वो हिंदुज़म वाला सनातन वाला टर्म था वो हमेशा स्टिक रहा। और यहाँ पे क्या इंडिया में क्या सद्भाव की भावना है, तो जितने भी रिलीजन्स आते हैं वो इसमें आके इमर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस्लाम वगैरह में 17 AD में 7 AD में यहाँ पे जो इस्लाम आया था वो आ गया था यहाँ पे। और फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे कैसे होते हैं, अगर मैं बात करूँ जैसे राजस्थान वाले एरिया, अब राइस को कल्टीवेट होने के लिए क्या चाहिए, राइस को कल्टीवेट होने के लिए चाहिए फर्टाइल एरिया और बहुत सारी अधिक मात्रा में पानी। अब भैया राजस्थान में पानी है ही नहीं तो आप राइस उगाएंगे कैसे, बात तो ये आएगी ना यहाँ पे। तो जो अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया के, तो वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है वो अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है या लैंड की जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग एरिया पे क्या है, अलग अलग है वो। और क्या क्लॉथिंग स्टाइल, अब भैया आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग अगर शिमला में रहते हैं, क्या आप टी शर्ट पहन के घूमेंगे? तो वहाँ पे जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे लोग मोटे कपड़े ही पहनेंगे ना। और अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में क्या लोग बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहनेंगे क्या, या पे बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनेंगे? अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो कुछ स्टेट्स में अगर हम लोग देखते हैं कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो वहाँ के जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं वो अलग हो जाते हैं। और अगर मैं फूड हैबिटेट की बात करूँ तो अगर स्टेपल डाइट होती है जैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, जैसे कि यूपी में स्टेपल डाइट है क्या, चपाती एंड राइस एंड दाल चावल। अगर मैं कोस्टल एरियाज़ की बात करूँ जैसे कि केरला हुआ, साउथ इंडिया हुआ, तो वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग क्या पकड़ते हैं, ज़्यादा मछली वगैरह पकड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या है, सी फूड क्या होता है, कॉमन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी स्टेपल डाइट क्या होती है, सी फूड। तो बस ये इसके डाइवर्सिफिकेशन के एरियाज होते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा था कि इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव कस्टम्स एंड प्रैक्टिस वेट एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज्ड। तो भैया इन्होंने अपनी किताब में कहा था कि हमारे कंट्री में जो
सभी लोगों के जो बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हैं रिलीजन की, वो सभी को टॉलरेंस मिलेगी, सबको मतलब अनुमति मिलेगी कि सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगला अगर हम लोग बात करें कि हमें ये कैसे मिला, तो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी बहुत वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो जो इंडियन मूवमेंट चलते थे, जैसे गांधी जी की बात करें तो वो लोग क्या चलाते थे, तो मास मूवमेंट चलाते थे। उसमें क्या रहता था, पब्लिक का फुल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक उमड़ के आती थी। तो हम लोगों ने आपस में साथ मिलके ये सब चीज़ें अचीव की हैं, क्या डाइवर्सिटी अलग अलग को। तो अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग अगर अपने जो स्ट्रगल की बात करें, इंडियन इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल की बात करें, तो उसमें कोई पर्टिकुलर कोई कास्ट या रिलीजन नहीं था, हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके। अगर आप लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ी हो, तो उसमें क्या था कि जो हिंदू से राजा थे और जो मुस्लिम कम्युनिटी के राजा थे, वो आपस में मिल गए थे, किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, जिसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कहा जाता है, किसको, 1857 को। तो हम लोगों ने देखा कि पास्ट में हम लोगों ने कैसे साथ में मिलकर अपने देश को इंडिपेंडेंट कराया है, तो हम लोगों ने ब्रिटिश को कैसे हराया है। और तो हमारे जो डाइवर्सिटी है इसको स्ट्रॉन्ग क्या करता है, जब हम लोग साथ में मिलके, जब अलग अलग, अगर आप लोग अब क्लासेस में देखते होंगे कि कोई मतलब दूसरा जो आपका फ्रेंड है जो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो आपकी हेल्प करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के बीच में रिलेशंस अच्छे होंगे। तो इसी प्रकार जो अलग अलग हम लोगों ने क्या किया है, यूनाइट होके ये इंडिया को फ्रीडम दिलाई, किसने, अलग अलग कम्युनिटीज़ में मिलके। तो इससे क्या हुआ, हमारे बीच में डाइवर्सिफाई एक स्ट्रेंथ लेवल पर बैठ पाई है, जिससे कि हमें भी उनसे दिक्कत नहीं हो और उन्हें भी हमसे दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो गया। अगर आप लोग कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं दोबारा मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।